ओम साथियों, आइए आज शुरुआत करते हैं। कल तक हमने देश कंप्लीट किए थे तिमोर लेस्टे तक। एशियान हम कंप्लीट कर चुके थे, अर्थात दक्षिण पूरब के एशिया के देश हम पूरे कर चुके थे। अब हम उसके आगे की शुरुआत करेंगे और आज हम शुरुआत करेंगे जापान से। एक ऐसा देश जिसने अपने युग में, जिसे कहते हैं कि अगर मैं अपना इतिहास सुना दूं तो आजकल के लौंडे पैर दबाने पे आ जाए। हकीकत है, जापान एक ऐसी स्थिति से गुजर कर आया है कि शायद उससे ताकतवर कोई नहीं था। अपने आप को सक्षम बना चुका था। आइए वहीं पर बात करते हैं, शुरुआत करेंगे जापान से। एशिया का पूर्वी देश कौन? जापान। एशिया का पूर्वी देश जापान। एशिया का पूर्वी देश है जापान। क्या नाम है इसका? जापान। देखिए, जापान ने एक दौर ऐसा था, मैं कल भी आपको बता चुका था कि दक्षिण पूर्व के जितने देश थे जापान सब पे कब्जा करना चाह रहा था। जापान इधर चीन तक को अपने कब्जे में ले चुका था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पर अपना कब्जा कर चुका था। जो आज वर्तमान में ताइवान है, चीन, जापान उसको अपने अधीन भी ले चुका था, जीत चुका था। यहां तक कि चीन का ये वाला हिस्सा जो था वो जापान जीत चुका था। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को अपने कब्जे में ले चुका था और ताइवान, ताइवान को अपने कब्जे में ले चुका था। कौन? जापान। जापान एक टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे हो चुका था, लेकिन इसके साथ एक चीज और हुई कि जितना नरसंहार इसने किया उसका इसे परिणाम भुगतना पड़ा। जी हाँ, हम लोग सब जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम गिराए गए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अपनी अति पार कर चुका था, नरसंहार करने में, मारने काटने में अति कर चुका था। यहां तक कि चीन का सबसे बड़ा शहर मंचूरियन, इसको भी कब्जे में ले चुका था। कौन ले चुका था? जापान की बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, हम जापान की बात कर रहे हैं। एक ऐसा देश जिसने जिस तरीके से यूरोपियंस कंट्री हमारे देशों पर आकर शासन और राज करने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी तरीके से पूर्वी देश एशिया का, पूर्वी एशिया का यह देश जापान उसी तरीके से कुछ देशों पर कब्जा कर रहा था। और कल हमने इसी बारे में बात भी की थी। कल भी हमने इस विषय में बात की थी कि जापान ने कहां पर हमला किया था? सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में। और सिंगापुर से छोड़ के तब गया जब वह 1945 में उसके यहां पर, खुद के यहां पर परमाणु बम गिर गए। आखिर परमाणु बम, अमेरिका की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उस पर परमाणु बम गिरने पड़े? आइए समझते हैं थोड़ा इस विषय में। कंटेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में खत्म करूंगा इसको बहुत आसानी से। देखिए, ये हम जानते हैं कि अमेरिका जो है वो ये है। कौन सा है? ये है। ये यूएसए है। क्या है? यूएसए। क्योंकि वर्ल्ड मैप, दुनिया तो गोल है, पृथ्वी तो गोल है। जब पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी को हमने जब खोल रखा था तो इधर हमें नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा था, इधर जापान दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर हम उसे इस जगह से खोल दें, यूरोप वाले पोर्शन से, तो आसान होगा समझना कि जापान और यूएसए में बहुत दूरी नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है।
ये मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरीके से हमने खोला है। आइए समझते हैं। एक यहां पर एक द्वीप है जो अमेरिका के अधीन आता है, जिसे पियर हार्बर के नाम से जाना जाता है, पर्ल हार्बर के नाम से। कौन सी जगह है? वो ये जगह है। अब यहां पर होता क्या है, सन 1941 के आसपास यहां पर अमेरिका नौसेना की जहाजों को यहां पर स्टैंड बाई स्टैंड पे खड़ी कर देती है, तकरीबन 150। और पता यह भी चलता है कि 200 का ऑर्डर इन्होंने और कर रखा है। तो जापान उस समय की सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था, सबसे शक्तिशाली देशों में से। और जापान को यह समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अमेरिका तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि जो इसके लिए तेल वगैरह का आवागमन था, वो आपूर्ति जो थी वो खत्म कर दी जाती है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। खैर प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका कभी नहीं भिड़ना चाहता था, लेकिन उसका तेल पूर्ति को रोकना जापान के लिए दुखदायी था। उसके विकासशील विकसित होने में कठिनाइयां पैदा कर रहा था। उसी समय अमेरिका ने क्या काम किया, पर्ल हार्बर जो द्वीप है वहां पर सेना को तैयार किया गया और जहाज वहां पर 150 की तादाद में जहाज खड़े कर दिए गए। और ये कहा गया और वो जानकारी इन तक पहुंची कि 200 का ऑर्डर और है। जापान क्या करता है, 1941 में अचानक किसी समय सुबह के समय इस पर हमला कर देता है। और हमला इतना तकड़ा करता है, इतनी स्ट्रेटेजी के साथ करता है कि इन्हें मदद मंगवाने का अवसर ही नहीं देता और ये नस्ते नाबूद कर देता है इस जगह को। अमेरिका इससे पूछता है, भाई तूने हमें क्यों मारा? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में तब तक अमेरिका बाहर था, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जापान के द्वारा यूएसए के पर्ल हार्बर को नस्ते नाबूद करना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, उसका यही उद्देश्य था कि जापान अपनी ताकत दिखाना चाहता था। लेकिन जब इस नरसंहार बाकी देशों पे करना शुरू करा तो अमेरिका की एक मजबूरी पड़ी कि इसको शांत तो करना पड़ेगा। और यकीन मानिए 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। किस देश की बात कर रहे हैं? हम जापान की बात कर रहे हैं। हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम ये जापान की बात कर रहे हैं। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। किसने गिराए? अमेरिका ने गिराए। किस पे गिराए? जापान पे गिराए। और 1945 में ही जैसे ही परमाणु बम गिरते हैं, जापान इतना बर्बाद हो जाता है, इतना बर्बाद हो जाता है कि आज तक वह अपनी सेना नहीं रखता अपनी सुरक्षा के लिए। जी हाँ, अमेरिका की सेना उसकी रक्षा करती है। कहां की सेना रक्षा करती है? अमेरिका की सेना रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? जापान की रक्षा करती है। जो देश इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, आज उसकी देख रेख, उसकी सुरक्षा अमेरिका के हाथ में है। जी हाँ, ये इतना टूट चुका था, इतना टूट चुका था परमाणु बम के बाद कि इसके बस की बात नहीं थी खड़ा होना। लेकिन उसके बावजूद जापान ने जो डेवलप कंट्री की तरफ अपना मुंह फेरा है और रफ्तार पकड़ी है, मैं कायल हूं इसकी रफ्तार का। किसकी? जापान की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? जापान की बात कर रहे हैं। आइए अगले देश की तरफ चलते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दो ऐसे देश जो कभी एक हुआ करते थे। कौन? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। खैर बहुत जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया का नाम ना सुना हो। बल्कि पूरे भारत में ही ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नॉर्थ कोरिया का नाम ना सुना हो, क्योंकि यहां पर जो शासन है वो कहने के लिए तो लोकतांत्रिक है, लेकिन यकीन मानिए किसी अन्य पार्टी को वोट डालने वाले को सजा दी जाती है। जी हाँ, कहां की बात है ये नॉर्थ कोरिया की बात है। किम जोंग यहाँ के एक तरीके से राष्ट्रपति हैं या राजा कह लीजिए, क्योंकि चुनाव तो होता है लेकिन स्पष्ट है कि जीत किसकी होगी।
ये कहां की बात कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है, सबसे पहले तो ये दोनों देश एक हुआ करते थे। कौन कौन से? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये एक ही देश हुआ करते थे। लेकिन होता क्या है, अमेरिका जो था वो इस पे अपना कब्जा रखना चाहता था, कंट्रोल रखना चाहता था, और रूस जो है वो इस पे अपना कब्जा रखना चाहता था। कौन? रूस। मैंने शुरुआत में भी बताया आपको कि अमेरिका और रूस जैसे देशों की वजह से ये स्वयं आपस में नहीं लड़ते, लेकिन इन्होंने कई देशों को उनके ना चाहते हुए उन्हें बर्बाद करने का प्रयास कर दिया। युद्ध होगा तो क्या होगा? उस देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, उस देश में भुखमरी बढ़ेगी, उस देश में बहुत नशा बढ़ेगा, एडिक्शन आएगा नशे का, और वही सब चीजें कई देशों में इन्हीं की वजह से हुई। यहां पर क्या हुआ, अमेरिका ने इसको का साथ देकर इस पहले रसिया की तरफ से, क्योंकि रसिया में भी क्या है, कम्युनिस्टवाद है, और यहाँ पर भी क्या चलाना चाह रहे हैं, ये कम्युनिस्टवाद। तो रसिया ने इनकी मदद करी और पूरा नॉर्थ कोरिया यहां तक लगभग 97% इसको नॉर्थ कोरिया बना दिया था। 97% पे कब्जा था नॉर्थ कोरिया का। लेकिन इधर से फिर अमेरिका ने जो एंट्री करी, तो अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया वालों को ऊपर भेज दिया, और ये सीमा बन गई जहां पर ये तय हुआ कि ऊपर वाला क्योंकि नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ कोरिया कहलाया गया, और नीचे वाला साउथ में है तो साउथ कोरिया कहलाया गया। दिशाओं का इसलिए ज्ञान होना जरूरी था। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है, पहले ही वीडियो में, पहली या दूसरी वीडियो में है कि वीडियो का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए ये चीज निकल कर आती है कि नॉर्थ में है तो क्या, नॉर्थ कोरिया, साउथ में है तो साउथ कोरिया। आप यकीन मानिए इसके पास परमाणु बम भी है। अमेरिका इससे कई बार कह चुका है कि भाई अपनी परमाणु जो व्यवस्था है इसको बंद कर दो, ये हमें दे दो। नॉर्थ कोरिया कहता है नहीं देंगे, उड़ा देंगे। अमेरिका को ये नहीं उड़ा पाएगा, लेकिन उसके जो सहयोगी देश हैं, कौन? साउथ कोरिया अमेरिका का सहयोगी देश है, ताइवान अमेरिका का सहयोगी देश है, जापान तो खुद ही रक्षा दे रहा है इनको, जापान को अमेरिका। कौन रक्षा दे रहा है? अमेरिका। नॉर्थ कोरिया कहता है कि आंख ना दिखाइयो, उड़ा दूंगा इन्हें, तुम्हारे जान पहचान के है ना ये, उड़ा दूंगा। तो ये हकीकत बात है। लोग रिक्वेस्ट करते होंगे अमेरिका वाले से कि यार तुम बीच में मत घुसो, तुम्हें कुछ कह नहीं पाएगा और हमें बिन बात के कर देगा ये। क्योंकि यहाँ की जो व्यक्ति है, इनके ऐसे ऐसे नियम हैं। जब मैंने इनके विषय में पढ़ा तो बड़ा अचंभा हुआ। यदि कोई अपराध होता है तो उस बहुत से अपराध ऐसे हैं कि उसकी सजा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी, उसके दादा को भी मिलेगी, उसके पिताजी को भी मिलेगी। 3 पीढ़ी भुगतती है बहरहाल, बाप, बेटा और उसका बेटा, 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। यहां तक कि ये वहां की खबरें लीक नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक बार की घटना है, वहां पर एक बच्चे का जन्म होने वाला था, लेकिन उसके बाप के द्वारा कोई अपराध कर दिया गया जिससे उसकी मां को और उसके बच्चे को और उसके पेट में रहे बच्चे को जेल में भेज दिया। क्योंकि उसकी डिलीवरी वहां पर हुई, उसका लालन पोषण वहीं पर हुआ, पैदा वो वहां पर हुआ, तो बड़ा भी आगे हुआ। लेकिन जब वह बच्चा था तो एक समय ऐसा आया, वहां पर एक नियम यह था कि अगर कोई ये बता दे कि ये कोई भागने का प्लान बना रहा है तो उसे भरपेट खाना मिलता था वहां पर, और उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे। तो उसने अपने माँ और बेटे, अपने भाई को आपस में बात करते हुए देखा कि यहाँ पे भागना ही बेहतर है। तो वो जो छोटा सा बच्चा था वो जाता है जेलर के पास और उन्हें बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरी माँ और मेरा भाई भागने का प्रयास कर रहे हैं। उसे लगा कि आज भरपेट खाना मिल जाएगा। परिणाम ये हुआ कि उसकी आंखों के ही सामने उसकी माँ को और उसके भाई को मार दिया गया। बाद में उसको भी बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन एक दिन उसने भागने का विचार किया और वो भाग के सीधे चीन गया, और चीन से वो साउथ कोरिया गया, जहां पर उसने अपनी ये दुख दर्द बयां किया, ये कहानी बताई। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब आप सैटेलाइट से इसको देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया की ऐसी हालत है
कि 90% नॉर्थ कोरिया के हिस्सा रात में बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, कोई लाइट नहीं, कोई भी लाइट नहीं, और साउथ कोरिया में उजाला ही उजाला दिखाई देता है। नॉर्थ कोरिया में लिमिटेड है कि हेयर स्टाइल, लड़के उस हेयर स्टाइल के जो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है उसके अतिरिक्त कोई हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये हम नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये हम नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। ये कहां की बात कर रहे हैं? हम नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। आइए अब इसके आगे चलते हैं। देखिए साउथ कोरिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, बहुत बढ़िया डेवलपिंग कंट्री है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से अलग है, लेकिन ये थोड़ा, इसके पास परमाणु बम नहीं है। साउथ कोरिया के पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में कौन आगे? साउथ कोरिया। परमाणु बम किसके पास इनमें से? नॉर्थ कोरिया। सन की शासक कौन? किसके पास? नॉर्थ कोरिया के पास। ये कहां की बात कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। परमाणु बम कौन से देश पे गिरा? जापान पे। परमाणु बम किस देश पे गिरा? जापान पे। सन की शासक नॉर्थ कोरिया। सन की शासक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से डेवलप्ड कंट्री वही देश जो उससे अलग हुआ, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कौन सा? साउथ कोरिया। आइए इसके बाद चलते हैं एक ऐसा देश जो आज की तारीख में तो ताकत बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ताकत बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की, और ये भारत के लिए एक दुश्मन है अपने हिसाब से। कारण क्या है? देखिए, जापान ने चीन को कई बार धूल चटाई, कई बार। साइनो जापान युद्ध जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जापान कितना शक्तिशाली देश था। दिखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन शक्तिशाली जापान था। बहुत गजब की कलाकारी थी उनके पास, और उन्होंने एक बार नहीं, दो दो बार इनको हराया है। एक बार नहीं, दो दो बार। और दूसरी बार जब वहां परमाणु बम गिर गया तब ये छोड़कर गए हैं। जब भी आप हम हिस्ट्री में जाएंगे और फर्स्ट और सेकंड साइनो जापान, चाइनीज लोग साइनो कह देते हैं, साइनो जापान युद्ध जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं चीन और ताइवान का मसला क्या है। चीन जो है वह कहता है कि हमारा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन। क्या नाम है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन। और ताइवान क्या कहता है? चीन कहता है हमारी जो कंट्री है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के नाम से है, और ताइवान हमारा ही भाग है। अभी नाराज है, आ जाएगा। लेकिन ये छोटा भैया क्या कहता है इसका? ये कहता है कि हम रिपब्लिक ऑफ चीन है, रिपब्लिक ऑफ चीन है। और ये बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला, ये नाराज हुआ है, इसको हम मना कर लाएंगे। इसको मानेगा मानेगा, मना लेंगे, नहीं तो कब्जा करके इसको हम बताएंगे कि ये चीन हमारा ही है। लेकिन रिप्रेजेंट कहां से होगा? यहां से होगा। यहां पर एक किस्सा क्या है, यहां पर दो पार्टियों के लोगों में मतभेद थे। एक कौन सी पार्टी? नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। जिस प्रकार भारत विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था आजादी से पहले, ये भी देश, चाइना भी अलग अलग राज्यों में विभाजित था। अलग अलग शासकों का यहाँ पर राज था। यहाँ पर शासक किसी और का राज, यहाँ पर किसी और का राज, यहाँ पर किसी और का राज, यहाँ पर किसी और का, यहाँ पर किसी और का। इस तरीके से यहाँ शासन था। ये एक यूनियन नहीं थी, एक संगठन नहीं था। तो नेशनल पार्टी के लोगों ने सोचा कि हम इसको एक करते हैं। सोचा दोनों नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का भी लक्ष्य यही था और नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों का भी यही था। लेकिन ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। बर्दाश्त ना करने का कारण ऐसा हुआ कि इनमें इंटरनली वॉर शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। चीन को झेलना पड़ा गृह युद्ध, और गृह युद्ध की स्थिति ऐसी बनी कि नेशनलिस्ट पार्टी वालों को कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने इतना मार दिया, इतना मार दिया कि मात्र और मात्र इतने पोर्शन में आकर
नेशनलिस्ट पार्टी वाले लोग रह गए, बाकी सब जो लोगों को मार दिया, मैं जान से मारने की बात कर रहा हूं साहब, तकरीबन तकरीबन मात्र 20 लाख लोग बचे। और फिर ऐसा हुआ कि ये लोग अपने आप को समझ गए थे कि ये यहां भी नहीं रहने देंगे, ये लोग यहां से उठ के चले गए इस जगह। और जब यहां पर उठकर चले गए तो आपको जान के अचंभा होगा कि इन्होंने अपना देश को बताया रिपब्लिक ऑफ चीन, और ये कहा कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे हिसाब से चलेगा, ना कि हम इसके हिसाब से चलेंगे। और यूएनओ के माध्यम में, जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो ये प्रमाणित करता है कि आप देश हैं या नहीं, उसने इसी को देश मान लिया। किसको? इसको। और इसको कह दिया कि आप देश नहीं हो, आप इसी का भाग हो। ये 1949-1950 की बात है। किसको मान लिया? रिपब्लिक ऑफ चीन को मान लिया। रिपब्लिक ऑफ चीन को मान लिया कि आप ही देश हो, ये देश नहीं है। लेकिन समय बदलता चला गया। 1971 में पहुंचकर स्थिति इस तरीके की बनती है कि जो चीन है, यह यूएनओ को यह कहता है कि हमको काउंट किया जाए, अगर इसको मानना है तो हमसे कारोबार कुछ नहीं करेंगे आप लोग। इसने बाकी देश को भी कहा, इसने बाकी देशों को भी कहा कि भैया मान जाओ। चीन ने किनसे कहा? इंडिया वालों से भी कहा कि भैया ऐसा है, अगर हमारे यहां से माल चाहिए तो हमसे संबंध रखो, इससे संबंध नहीं रखोगे। किससे संबंध नहीं रखोगे? ताइवान से संबंध नहीं रखोगे। इंडिया की खैर कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी, लेकिन 1971 में इंडिया भी इसके साथ खड़ा था। ये कभी हमारे साथ पाकिस्तान विवाद में कभी खड़ा नहीं हुआ। ये हमारे साथ, हमसे अफगानिस्तान अलग हुआ तब ये खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद पीओके के लिए हम आज तक मांग करते रहे, लेकिन चीन कभी भी खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन एक ताइवान के चक्कर में हमने इससे ताइवान से रिलेशन बिगाड़ना बेहतर समझा, और 1971 में हमारे देश के राष्ट्रपति ने चीन के लिए लिख के दिया कि हाँ, यही देश होना चाहिए, और ये तो छोटा वाला जो है इसका भाग होना चाहिए। यूएनओ ने 1971 में इस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन को अनुमति दी कि आप ही देश हैं, और ये छुटकन्ना जो है ये आप ही का भाग है। ताइवान को ऑन रिकॉर्ड देश की मान्यता नहीं है, लेकिन इसका सिस्टम सब कुछ अलग चलता है। आपको जान के अचंभा होगा कि ये छोटा सा देश, सैमसंग जैसी कंपनी यहां से आती है। कहां से? सैमसंग कहां की कंपनी है? ताइवान की कंपनी है। सैमसंग कहां की कंपनी है? ताइवान की कंपनी है। सैमसंग कहां की कंपनी है? ताइवान की कंपनी है। बहुत बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स ये बनाता है और बेचता है। कौन? ताइवान। इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स बहुत बड़े स्तर पर। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बिना सेमीकंडक्टर के काम नहीं होगा, इसलिए ताइवान का मार्केट बहुत बड़ा है। कौन से देश का मार्केट बहुत बड़ा है? ताइवान का। ये हम किन देशों की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे चीन और ताइवान की। चीन और ताइवान की। आइए अब अगला देश पढ़ते हैं। आइए अगला देश हम पढ़ते हैं मंगोलिया। और पूर्वी एशिया खत्म। पूर्वी एशिया हमने पूरा कर दिया है मंगोलिया पढ़ते ही। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? मंगोलिया की। जी हाँ, उसी मंगोलिया की जहां से चंगेज खान आता था। कौन आता था? चंगेज खान। चंगेज खान के लिए क्या प्रसिद्ध है? ये बताया जाता है कि इस धरती पे तकरीबन 1.5 करोड़ 1.6 करोड़ तकरीबन लोग इसके वंशज हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके वंशज बन गए? जी हाँ, चंगेज खान एक ऐसा शासक था जो संकी तो आप कह सकते हैं, लेकिन क्रूरता की सारी हदें पार उसने की, और तकरीबन 4 करोड़ से अधिक लोगों को मारने का इल्जाम इसके ऊपर लगता है। किसके ऊपर? चंगेज खान। चंगेज खान कहां से आता था?
मंगोलिया से। कहां से? मंगोलिया से। चंगेज खान कहां से बिलोंग करता था? मंगोलिया से। जी हाँ। आपको ये जानकर अचंभा होगा, अकेले चंगेज खान ने अकेले चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को, किसको? मंगोल साम्राज्य को, वर्तमान में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा कर दिया था। अपना बड़ा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी बड़ा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा? अफ्रीका। आप देखिए, मंगोलिया क्षेत्र से आने वाला चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य अफ्रीका देश के लगभग लगभग बराबर खड़ा कर दिया था। ये कहां पर किया? इसने यूरेशिया में किया। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। कहा यह जाता है कि जो चंगेज खान था उसने सबसे पहला बाहरी युद्ध चीन से शुरुआत की थी और चीन को उसने जीता था। और चीन को जीतने के बाद वह निकला व्यापार करने। जब व्यापार करने निकला तो वह इन क्षेत्रों में जब पहुंचा तो यहाँ के राजा ने उससे नाम के विषय में सुनी रखा था और उनके जो गए व्यापार के लिए बातचीत करने, उनकी बेइज्जती कर दी। और उससे चंगेज खान इतना क्रोधित हुआ कि यहाँ पर उसने अपनी सेना को भेजा और जो आक्रमण किया। कहा यह जाता है कि उसने जो बच्चे होते थे पेट में भी, औरत को मार के उसका पेट काट के बच्चे को भी निकाल के काट दिया जाता था। बेइंतहा नरसंहारी की। और बहुत सी जगह तो ऐसी हुई कि जब इसकी नरसंहार के विषय में सुना, मंगोल के साथ साथ चंगेज खान के विषय में, आप यकीन मानना कि चंगेज खान की जब ये चीजें देखी गई कि इतनी क्रूरता के साथ मार रहा है, तो जहां अपना झंडा ये गाड़ दिया करता था, तो बहुत से देश ऐसे हुआ करते थे, बहुत से राज्य ऐसे हुआ करते थे कि वे अपने घुटने ऐसे ही गिर दिया करते थे। इतना खौफ बहुत से लोगों को जिंदा छोड़ देता था कि जाओ हमारी कहानियों को बताओ अपने यहाँ कि चंगेज खान ने किस तरीके से यहाँ अपने झंडे गाड़े हैं। ये किस देश से आता था? ये आता था मंगोलिया देश से। कहां से? मंगोलिया देश से। आइए हम आगे बात करते हैं। खैर अपने आप में एक टॉपिक है चंगेज खान और हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे कभी। आइए फिलहाल हम बात करते हैं एशिया के देशों की। मंगोलिया से निकला और उसने यूरेशिया पर बहुत बड़े क्षेत्र पे अपना कब्जा किया। तकरीबन 16% आबादी इसके अंतर्गत आ गई थी। सिकंदर का नाम हमने सुना होगा कि दुनिया जीती उसने। खैर भारत में आकर वो भी हारा, लेकिन दुनिया जीती उसने। लेकिन उससे भी बड़ा क्षेत्रफल जीता था किसने? चंगेज खान। और चंगेज खान जब मर गया तो ये कहा जाता है कि उसकी जो अंतिम वो निकलती है कि अंतिम यात्रा, उसमें जितने लोग गए थे उन्हें भी मार दिया गया था, ताकि किसी को ये ना पता लगे चंगेज खान की कब्र कहां पर है। कहा यह भी जाता है कि 10 साल तक, चंगेज खान के मरने के 10 साल तक लोगों में यह वहम रहा कि चंगेज खान अभी मरा नहीं है, कभी भी आ सकता है। ये खौफ था चंगेज खान का। मैं कल्पना करता हूं कभी कभी उस समय टेक्निकल बम नहीं हुआ करते थे या हथियार नहीं हुआ करते थे, तब वो इतने क्रूर थे। अगर आज चंगेज खान जैसा व्यक्ति होता तो वो आज कितना नरसंहार करता। वह हिम्मत, वह मानसिकता, वह ये कहता था कि भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हें दंड देने के लिए। ये देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं हम? चंगेज खान की। कौन से देश का था? मंगोलिया। कौन से देश का? मंगोलिया। कौन से देश का? मंगोलिया। आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। टोटल कितने महाद्वीप? 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका दूसरे नंबर पे, नॉर्थ कोरिया तीसरे नंबर पे, साउथ कोरिया चौथे नंबर पे, अंटार्कटिका 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे ओशियान, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा। आइए एशिया में आ जाते हैं। एशिया में हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी सार्क देशों से। सार्क देश कौन कौन से?
मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आइए उसके बाद हम एशिया आसियान पे आए थे, जो कि दक्षिण पूर्व के एशियाई देश हैं। उनमें सबसे पहले हमने कौन कौन से पढ़े? म्यांमार पढ़ा, लाओस पढ़ा, कंबोडिया पढ़ा, थाईलैंड पढ़ा, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्टे। ठीक है। और आज हमने पढ़ा जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन और मंगोलिया। बताइए एक बार, पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यात पैदा करने वाला देश मलेशिया। पाम ऑयल को सबसे ज्यादा कौन पैदा करता है? मलेशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप कौन से देश के पास हैं? इंडोनेशिया। कौन से देश के पास है? इंडोनेशिया। कौन से देश के पास? लगभग 17,500 द्वीपों का समूह है। कौन? इंडोनेशिया। यहाँ के लोग नक्शा भी नहीं बनाते होंगे, कौन 17,500 द्वीपों का नक्शा बनाएगा? आइए उसके बाद हम बात करते हैं, सिंहपुरा के नाम पर किस देश का नाम पड़ा? सिंगापुर। सिंहपुरा के नाम पे कौन से देश का नाम पड़ा? सिंगापुर। एशिया का इनमें से सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। आइए बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर उपस्थित है? कंबोडिया। कहां पर? कंबोडिया। ये विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। शिव जी के मंदिर का जो स्थान है कंबोडिया क्षेत्र में, उस पे युद्ध कौन कौन से देश में चल रहा है? थाईलैंड और कंबोडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा बम कौन से देश पे गिरे? लाओस पे। रूस और अमेरिका को हराने वाला देश? वियतनाम। रूस और अमेरिका को हराने वाला देश? वियतनाम। 1937 में हमसे अलग होने वाला देश? म्यांमार। 1937 में अलग होने वाला देश? म्यांमार। आइए, दुनिया का ऐसा शासक कहां का है जिसके पास 7,000 गाड़ियों का कलेक्शन है? दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियों का कलेक्शन किसके पास है? ब्रुनेई। दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियों का कलेक्शन किस देश के राजा के पास है? ब्रुनेई के पास। पूर्वी एशिया में ईसाई देश कौन सा है? फिलीपींस। जो फ्रांस के फिलिप द्वीप के नाम पर पड़ा, कौन सा देश है? फिलीपींस। दिल्ली किस देश की राजधानी है? तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे या तिमोरिस्ट। उम्मीद है हम समझ गए होंगे। आइए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम कौन से देश पर गिरे? जापान। कहां पर गिरे? जापान। कौन से देश पर गिरे? जापान में गिरे। सन की शासक, पूर्वी एशिया देशों में सन की शासक कौन से देश का है? नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया के नीचे वाले देश को साउथ कोरिया। चीन और ताइवान में से कौन देश है? चीन। उसका असली नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन। ठीक है। और सैमसंग कहां से बिलोंग करता है? ताइवान से। सैमसंग कंपनी कहां से बिलोंग करती है? ताइवान से। सेमीकंडक्टर कहां बनते हैं? ताइवान में। चंगेज खान कहां से बिलोंग करता है? मंगोलिया। चंगेज खान कहां से बिलोंग करता है? मंगोलिया। उम्मीद है ये हम खत्म कर चुके हैं दक्षिणी एशियाई देश, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश और पूर्वी एशियाई देश। अगली बार हम